सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग वापस से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सेक्शन 1.4 से चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज हम लोग यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भी अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप लोग नोट कर सकते हैं और कोई भी डाउट या सजेशंस हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टच अ पिथ बॉल, तो हम लोग ने पिछले में देखा था कि पिथ बॉल क्या होता है, वो स्पॉन्जी बॉल को बोलते हैं, विथ एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड। तो जब हम लोग पिथ बॉल को इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड से टच करते हैं, सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द पिथ बॉल एंड इट ऑल्सो गेट्स चार्ज्ड। तो कुछ जो नेगेटिव चार्ज है रॉड के, वो पिथ बॉल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और पिथ बॉल भी चार्ज हो जाता है। थस द पिथ बॉल इज चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। तो इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। पिथ बॉल किससे हुआ? कांटेक्ट से चार्ज हुआ, ठीक है। इट इज़ देन रेपेल्ड बाय द प्लास्टिक रॉड बट इज़ अट्रैक्टेड बाय अ ग्लास रॉड विच इज़ अपोजिटली चार्ज्ड। तो प्लास्टिक रॉड से रेपेल कर रहा है, मतलब प्लास्टिक में भी नेगेटिव है, और ग्लास रॉड से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्लास रॉड में पॉजिटिव है। हाउएवर वाई अ इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स इज अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। तो एक क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक आंसर नहीं किया। क्या? ये इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट क्यों करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स को? Let us try to understand what could be happening by performing the following experiment. तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे, इसको परफॉर्म करके पता चलेगा, ठीक है। Bring two metal spheres A and B supported on insulating stands. तो दो मेटल लाओ A and B supported on insulating stands, जैसे ये, ठीक है। ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फेयर्स। तो ये जैसे कि ये है, इसका कलर तो ये रॉड को लाया गया है इसके पास, ठीक है। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ स्फेयर बी। तो यहाँ से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इन द स्फेयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, देखो बताते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला रॉड लाया, तो ये जो स्फेयर था, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन नहीं है, दोनों सटे हुए नहीं है, ठीक है। तो इस पे इस साइड नेगेटिव आ गया और इस साइड खाली रह गया। इस साइड पॉजिटिव आ गया होगा। तो उसी प्रकार बी में इस साइड पॉजिटिव आया, तो ये कनेक्टेड है, मतलब टच किए हुए हैं। तो इस साइड नेगेटिव आ गया और इस साइड पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फेयर्स एंड कैन नॉट एस्केप। और मेटल स्फेयर्स में दोनों टाइप के चार्ज है, प्लस माइनस, और एस्केप नहीं कर पा रहे। दे देयरफॉर रिजाइड ऑन द सरफेसेस, और वो इसीलिए सरफेस पे हैं, ठीक है। द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फेयर ए एज एन एक्सेसिव ऑफ नेगेटिव चार्ज। वही कहा कि ए का लेफ्ट सरफेस पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आ गया एंड राइट सरफेस ऑफ स्फेयर बी हैज एन एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव आ गया। However, not all of the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A. हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे ऐसा नहीं है। As the negative charge starts building up at left of A, other electrons are repelled by these. हाँ, इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे होंगे तो वो एक दूसरे को रेपेल भी तो कर रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। In a short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charge. तो कोई ना कोई तो ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया होगा कि इस पॉजिटिव के कारण इधर जमा हो रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव एक दूसरे से रेपेल भी कर रहा है,
तो कोई ना कोई ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया होगा जहाँ पे दोनों बैलेंस हो गए होंगे चीज़ें, और कुछ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। ठीक है। फिगर 1.4b शोज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। जैसे ये है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। हाँ, इस प्रोसेस को इंडक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और बहुत इंस्टेंटली हैपन होता है, मतलब होता है। द एक्यूमुलेटेड चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस एज शोन। तो जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है वो सरफेस पे ही रहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया। टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द सरफेस। जब तक कि ये ग्लास रॉड होगा इसके पास तब तक ऐसे रहेंगे, जैसे ही हट जाएगा ऐसा हो जाएगा। इफ द रॉड इज रिमूव्ड the charges are not acted by an outside force and they redistribute to the original neutral state। हाँ, मतलब वो वापस ऐसा हो जाएगा, ई जैसा। ये रॉड हटाने से वो ई जैसा हो जाएगा। ठीक है। सेपरेट द स्फीयर्स बाय a small distance while the glass rod is still held near surface A। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग ने ग्लास रॉड को इसके पास रखा है, अब हम लोग धीरे धीरे जो ये बी वाला है इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर रहे हैं, मतलब सटा हुआ था, अब इसको हटा रहे हैं, धीरे धीरे हल्का सा दूर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नाउ सेपरेट द स्फीयर, एक मिनट, तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग पढ़ना है। द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है कि जो दोनों स्फीयर्स थे वो अपोजिटली चार्ज हो गए और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। रिमूव द रॉड, द चार्जेस ऑन स्फीयर रीअरेंज देमसेल्फ एज शोन। और जैसे ही हम लोग अगर रॉड हटा दें तो चार्जेस रीअरेंज कर लेंगे, जैसे कि दिया हुआ है। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर्स विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। दिस इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई द कॉन्टैक्ट। हाँ, तो एक्चुअल में जब रब करते थे तो क्या होता था कि वो जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता था, लेकिन इंडक्शन के केस में क्या हो रहा है कि चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, चार्ज है उसी में, उतना ही है, लेकिन उसी में वो कुछ चार्ज नेगेटिव इधर आ जाता है, कुछ चार्ज पॉजिटिव इधर आ जाता है, तो वो चार्ज हो जाता है। ठीक है। When electrified rods are brought near light objects, a similar effect takes place। और इसीलिए जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स को लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास लाया जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। द रॉड्स इंड्यूस अपोजिट चार्जेस ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर चार्जेस मूव टू द फार्दर साइड। ये होता है कि वही, मतलब कि मान लेते हैं, यहाँ पे बना के दिखाते हैं कि ये मान लेते रॉड है, ठीक है, और ये कोई पेपर का टुकड़ा है, ये पेपर का टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर ये रॉड मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये रॉड मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको जैसे ही पेपर के टुकड़े के पास लाएंगे तो पेपर के टुकड़े पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस स्फीयर के पास ला रहे थे इस रॉड को यहाँ पे ला रहे थे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक्यूमुलेट हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्लियर? चलिए, इसीलिए रॉड को जब पेपर के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लगता है। हाँ, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, दिस हैपन्स इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। और ये तब भी होता है जब लाइट ऑब्जेक्ट कंडक्टर ना हो। द मैकेनिज्म फॉर हाउ दिस हैपन्स is explained later in sections 1.1 and 2.1. The centers of the two types of charges are slightly separated.
We know that opposite charges attract while similar charges repel. However, the magnitude of force depends on the distance between the charges. हाँ, distance पे भी होता है. And in this case, the force of attraction overweighs the force of repulsion. As a result, the particles, like bits of paper of pith balls, being light, are pulled towards the rods. तो यहाँ तक हम लोग ने अच्छी तरह से समझ लिया. आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ के एक बार समझिएगा. कुछ भी डाउट वाउट हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यहाँ से अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब अब हम लोग चैप्टर में जा रहे हैं धीरे धीरे. We have seen that there are two types of charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. हाँ भाई. Here we shall now describe some other properties of the electric charge. If the sizes of the charged bodies are very small as compared to the distances between them, we treat them as point charges. तो पॉइंट चार्ज क्या है? अगर बहुत छोटा है उसका साइज तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करते हैं. उसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं. All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. तो मतलब पॉइंट चार्ज इसको इसलिए मतलब बोलते हैं क्योंकि इसका जो सारा चार्ज है वो किसी एक छोटे स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है. ठीक है. अब एडिटिव ऑफ चार्जेस. वी हैव नॉट एज येट गिवन अ क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज. मतलब अभी तक हम लोग ने कोई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं दिया चार्ज का. वी शैल फॉलो इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. वी शैल टेंटेटिवली एज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड if a system contains two positive charge q1 and q2. The total charge of the system is obtained simply by adding algebraically q1 and q2, that is charges add up like real numbers. ठीक है. यहाँ तक इजी था. मतलब q1 और q2 है. अगर 1 कूलम है 2 कूलम है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 कूलम. अगर 3 कूलम है और -1 कूलम है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2 कूलम. उसी प्रकार जैसे रियल नंबर ऐड हो जाते हैं. और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ अ बॉडी. If a system contains n charges q1, q2, q3, qn, then the total charge of the system is q1 plus q2 plus q3 plus q4 ... plus qn. Charge has magnitude but no direction. चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है. Similar to mass. However, there is one difference between mass and charge. सिर्फ मास जैसा ही होता है लेकिन एक सिर्फ डिफरेंस होता है. Mass of body is always positive, whereas charge can be either positive or negative. तो मास हमेशा तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन जो चार्ज होता है वो आइदर पॉजिटिव होता है आइदर नेगेटिव होता है. Proper signs have to be used while adding the charges in a system. For example, the total charge of a system containing 5 charges plus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 in some arbitrary unit is this. इसको सम किया तो -1 आया in the same unit. अब नेक्स्ट सेक्शन है चार्ज इज कंजर्व्ड. वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर. नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज enables us to understand the idea of conservation of charge. तो इसके बाद ठीक से समझते हैं. हाँ, हम लोग ने एक फैक्ट हिंट किया है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है. जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि जब रॉड को हम लोग जब भी पास ले जा रहे थे तो ऐसा थोड़ी हो रहा था कि चार्ज बन रहा था या डिस्ट्रॉय हो रहा था. वो तो कंजर्व्ड ही था. चार्ज या तो ट्रांसफ़र हो रहा था एक दूसरे से दूसरे जगह या तो वो रीअरेंज हो रहे थे लेकिन वो कभी बन या घट नहीं रहे थे. तो इससे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थोड़ा थोड़ा हिंट लगता है. ठीक है. व्हेन वी रब टू बॉडीज व्हाट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लूजेस. हाँ, मतलब एक बॉडी में चार्ज आ रहा है तो दूसरा बॉडी उसको लूज कर रहा है. विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज ड्यू टू इंटरैक्शंस अमॉन्ग द बॉडीज charges may get redistributed but it is found that total charge of isolated system is always conserved. हाँ,
तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं लेकिन वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, तो इसको एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। हाँ, मतलब कि ऐसे तो वो नहीं क्रिएट और डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तब वो हो सकता है क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ठीक है। समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स, अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। तो टोटल चार्ज जीरो ही होना है बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। ठीक है, यहाँ तक इजी था। नेक्स्ट आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Experimentally, it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E, Q बराबर Ne. Thus, charge Q on a body is always given by Q बराबर Ne. N क्या है? Integer. Where N is any integer. हाँ, ये ध्यान रखना है कि N कोई भी integer है, पॉजिटिव और नेगेटिव। This basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. By convention, the charge on an electron is taken to be negative. Therefore, charge on electron is written as minus E and on the proton as plus E. The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. इसको हम लोग टर्म करते हैं quantization of charge से। तो यहाँ से यहाँ important है। There are large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. The quantization of charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. तो ये सब दिया हुआ है कि कैसे मतलब डिस्कवर हुआ था, किसने मिलिकन ने किया था, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से डिस्कवर हुआ था। ठीक है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब ऐसा यूनिट में, यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ कूलम, कूलम कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल C. A coulomb is defined in terms the unit of the electric current, which are going to learn in the subsequent chapter. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. तो coulomb का ये definition है, ये हम लोग ने पढ़ा होगा 10th में भी। In this system, the value of the basic unit of charge is this. इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1.6 into 10 का power minus 19 coulomb. Thus, there are about 6 into 10 का power 10 का power 18 electrons in a charge of 1 coulomb. ठीक है, -1 coulomb. ठीक है, मतलब -1 coulomb के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी याद ही रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट। In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered and hence we use smaller units, 1 microcoulomb. हाँ, तो ये बहुत बड़ा चार्ज हुआ ना, मतलब 6 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम लोग माइक्रोकूलम में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? 10 का पावर -6 कूलम और 1 मिलीकूलम जो होता है 10 का पावर -3 कूलम। ठीक है। इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ओनली बेसिक चार्जेस हैं यूनिवर्स में, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब कि सब मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही होंगे। थस if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on body is n2 into E plus n1 into minus E, that is n2 minus n1 E. Since n1 and n2 are integers, their difference is also an integer. Thus, the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E.
तो वो 1e 2e 3e ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, मतलब कुछ भी होगा तो इंटीग्रल में ही होगा. सो the step size e is however very small because at the macroscopic level we deal with charges of a few microcoulomb. तो जो स्टेप साइज ई होता है वो बहुत छोटा होता है क्योंकि हम लोग मैक्रो लेवल पे डील करते हैं कुछ ही माइक्रोकूलम से. एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज़ नॉट विजिबल. और इसीलिए जो यूनिट्स ऑफ ई है वो विजिबल नहीं. जैसे कि अगर चार्ज 1e से बढ़ा तो ये विजिबल नहीं है, हम लोग नहीं इसको मतलब अच्छे से मेज़र कर पाते हैं क्योंकि हम लोग स्टडी ही करते हैं माइक्रोकूलम के टर्म्स में जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट. और इसीलिए जो चार्ज का स्मॉल नेचर है वो गायब हो जाता है एंड कंटिन्यूअस लगता है हम लोग को. इट अपियर्स टू बी कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. नेक्स्ट, दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स. हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक पॉइंट और लाइन के कॉन्सेप्ट से. अ डॉटेड लाइन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस अपीयर्स कंटिन्यूअस. तो जब हम लोग डॉटेड लाइन को देखते हैं तो अगर दूर से देखेंगे तो वो हम लोग को कंटिन्यूअस दिखेगा. तो वही हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं तो वो कंटिन्यूअस दिखता है. बट इज़ नॉट कंटिन्यूअस इन रियलिटी. लेकिन रियलिटी में कंटिन्यूअस होता नहीं है. एज मैनी पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर नॉर्मली गिव एन इम्प्रेशन of a continuous line. Many small charges taken together appear as continuous charge distribution. और इसीलिए बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज एक साथ रहेंगे तो हम लोग को वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही दिखेंगे. एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल one deals with charges that are enormous compared to the magnitude of charge E. तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चार्जेस से डील करता है वो ई से बहुत ज़्यादा है. सिंस ई इज़ 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 कूलम कंटेन समथिंग लाइक 10 का पावर 13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है. एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट चार्ज कैन टेक कंटिन्यूअस वैल्यूज़. और इसीलिए चार्जेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेते हैं. ठीक है. थस द एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड. और इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं आता है तो उसे हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं. However, at the microscopic level, where the charges involved are the order of few tens or hundreds of E, that is, they be counted, they appear in discrete lumps. And quantization of charge cannot be ignored. It is the magnitude of scale involved at that is very important. तो वही कह रहा है कि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तब तो हम लोग को भाई क्वांटाइजेशन को ये लेना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो वो काउंटेबल है, या फिर किसी एलिमेंट में बात करते हैं तो काउंटेबल, तो उसमें हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे स्केल पे हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा. और एग्जांपल्स और क्वेश्चन से रिलेटेड अलग सीरीज़ की वीडियोज़ आएंगी. ये सिर्फ थ्योरीज वाली वीडियो है तो वो सब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर भी कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ. तो अब हम लोग आ गए चैप्टर के एकदम इंटीग्रल पार्ट में कि हाँ भाई अब यहाँ से मेन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब पार्ट अब शुरू होने वाला है. तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कूलम्स लॉ इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है उसके बारे में बात करता है. When the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them. When the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them. मतलब कि कोई मान लेते हैं, ये यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा बॉडी है और ये भी चार्ज्ड है, मान लेते हैं ये दोनों बॉडी.
और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r। तो कह रहा है कि ये r इनके ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, मतलब कि इनका जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस है वो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उससे कम है, मतलब छोटा है, और ये जो r है वो बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ये मतलब एजम्पशन टाइप लिया है, या फिर इसको देख सकते हैं आगे। तो द साइज में बी इग्नोर्ड, इसीलिए तो साइज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, और फिर हम लोग इनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। Coulomb measured the force between the 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of 2 charges and acted along the line joining the 2 charges। तो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट था। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई। Thus, if 2 point charges Q1 Q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of force between them is given by this। ये आता है फॉर्मूला कूलम्स लॉ का, ये तो सब जानते होंगे। How did Coulomb arrive at this law from his experiments? Coulomb used a torsion balance for measuring the force between two charged metallic spheres। Torsion balance क्या है? A torsion balance is a sensitive device to measure force. It was also used later by Cavendish to measure the very feeble gravitational force between two objects to verify Newton's law of gravitation। तो अगर इसका एक बार पिक्चर देख लेते हैं दिखता कैसा है। तो रेफरेंस के लिए हाँ कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा पिक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कैसा दिखता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, when the separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere। क्या है? separation between two spheres is much larger than the radius, वही बात है कि separation वापस से बहुत बड़ा है dimensions से। the charged spheres may be regarded as point charges, तो हम लोग चार्ज्ड स्फेयर्स को पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। ठीक है। हाउएवर द चार्जेस ऑन द स्फेयर्स आर अननोन टू बिगिन विथ, लेकिन चार्जेस उन पे अननोन है, मतलब क्या चार्ज है वो हम लोग वो नहीं जानते, वो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे थे, तो इसमें हम लोग को नहीं पता है। ठीक है। हाउ देन कुड ही डिस्कवर रिलेशन लाइक इक्वेशन 1.1, तब कैसे उन्होंने इक्वेशन डिस्कवर कर लिया अगर उनको चार्ज ही नहीं मालूम था कि एक स्फेयर पे कितना है, दूसरा स्फेयर पे कितना चार्ज है, तो उन्होंने कैसे डिराइव किया होगा। Coulomb thought of the following simple way, उन्होंने कुछ सोचा। क्या सोचा? सपोज द चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फेयर इज Q, मान लेते हैं एक मेटालिक स्फेयर पे Q चार्ज है। इफ द स्फेयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विथ एन आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फेयर्स। बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फेयर विल बी Q/2। हाँ, मतलब कि एक स्फेयर पे Q है, जैसे इसको देखें अगर, जैसे एक स्फेयर पे +Q चार्ज है और एक न्यूट्रल है, मतलब इसका Q 0 है। ठीक है। और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका आधा चार्ज इधर चले जाएगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए, तो इस पे कितना हो जाएगा Q/2, और इस पे कितना हो जाएगा Q/2। ठीक है। तो यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट, मतलब ये उन्होंने सोचा और ऐसे ही फिर प्रोसीड किया। तो हम लोग देखते कहाँ थे हम लोग। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस Q2, Q4 एक्सेट्रा, और इसको रिपीट करते करते उनको Q2, Q4 और बहुत सारे मिल सकते थे। Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations। तो उन्होंने फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्ज ले लिया। ठीक है।
और उन्होंने डिस्टेंस को वैरी किया, कभी 1 मीटर लिया, फिर 2 मीटर लिया, फिर 3 मीटर लिया, ऐसे कर करके उन्होंने डिस्टेंस को वैरी किया। कूलम कंपेयरिंग फोर्सेस फॉर द डिफरेंट पेयर्स ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, कूलम अराइव्ड द रिलेशन। तो फिर उन्होंने ये रिलेशन निकाल लिया। Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above. While the original experiment established it at a microscopic scale, it has also been established down to subatomic level. R is more than equal to 10 to the power minus 10 meter. Coulomb discovered his law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, it is the other way round. Coulomb's law can now be employed to furnish a definition for a unit of charge. तो कूलम ने तो निकाल लिए बिना चार्ज जाने ही फोर्स का रिलेशन। तो अब इसका उल्टा देखते हैं कि अब कूलम लॉ से हम लोग चार्ज का डेफिनेशन पता कर सकते हैं। एक यूनिट चार्ज का क्या डेफिनेशन होता है। इन द रिलेशन के इज सो फार आर्बिट्रेरी, के कांस्टेंट है, ठीक है। वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू चूज कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ के डिटरमाइंस द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज। इन ऐसे यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। The unit of charge that results from this choice is called a coulomb, which we defined earlier in section 1.4. Putting this value of k in equation 1.1, we see that q1 बराबर q2 बराबर 1 coulomb, r बराबर 1 मीटर। तो f कितना आता है, इतना आता है। इसीलिए तो यहाँ से मतलब k का वैल्यू कैसे फाइंड किया होगा। q1 q2 जैसे यहाँ पे आते हैं, q1 को 1 रख दिया होगा, q2 को 1 रख दिया होगा, r को 1 मीटर रख दिया होगा, तो f आया होगा। f को फिर मेज़र किया गया तो f आया 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। तो k का वहाँ से वैल्यू आ गया, सिंपल, ठीक है। दैट इज 1 कूलम इज द चार्ज that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। तो ये क्या है, ये 1 कूलम का डेफिनेशन भी है। 1 coulomb is evidently too big a unit to be used in practice in electro। हाँ, तो ये तो पता चल गया हम लोगों को, ये 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, ये सब यूज़ करते हैं। The constant k in equation 1.1 is usually put as k बराबर 1/4 pi epsilon naught for later convenience, so that Coulomb's law is written as this. This is Coulomb's law. ठीक है भाई, जैसे हुआ हाईलाइट कर दिया हमने। Epsilon naught is called permittivity of free space. The value of epsilon naught in SI unit is this. This is important, very important, क्योंकि ये मुझे याद नहीं रहता एग्ज़ाम में, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ रहता है और ये याद रहना चाहिए, ये काम आ जाता है। Since force is a vector, it is better to write Coulomb's law in vector notation, ठीक है। Let the position vectors of charge q1 q2 be r1 and r2 respectively. We denote force on q1 due to q2 by f12 and force on q2 due to q1 by f21. The 2 point charges q1 and q2 have been numbered 1 and 2 for convenience, and the vector heading from 1 to 2 is denoted by r21. तो r21 कितना है, r2 minus 1, r2 minus r1. In the same way, the vector leading from 2 to 1 is denoted by r12. तो r12 कितना है, r1 माइनस r2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ r21, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स r21 एंड r12 इज डिनोटेड बाई r21 एंड r12 रेस्पेक्टिवली। तो ये दोनों बराबर ही हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 वी डिफाइन यूनिट वेक्टर्स। हाँ, तो ये पूरा इसका ये दिया हुआ है, ये कैसे डिनोट करते हैं।
जिसको मैं एक बार साइड में बताता हूँ अलग से। तो कोई भी आर वेक्टर, एक मिनट, तो कोई भी आर वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका डायरेक्शन इनटू उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, कैप से, आर कैप, ठीक है। तो यहाँ वही है, अगर हम लोग इस इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन था, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पे आर कैप से गुना कर दें, एक मिनट, जैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर हमको इसको डायरेक्शन बना देना है, मतलब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग को डायरेक्शन भी बता देना है, तो यहाँ पे आर के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर का कैप क्या दिखा रहा है, वो डायरेक्शन। तो अगर आर के कैप से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन भी शो कर देगा। और आप लोग अब पूछेंगे कि सर इसका, भैया इसका वैल्यू में कुछ डिफरेंस भी आएगा, तो नहीं। जैसे कि आर कैप का वैल्यू कितना होता है, आर कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये है यूनिट वेक्टर, जो भी हो, ये यूनिट वेक्टर है। तो फिर यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है मैग्नीट्यूड में, 1। ये हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 1 से गुना करने की कोई दिक्कत नहीं है। और आर कैप है, मतलब वो डायरेक्शन बता ही देगा। तो आर कैप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो आर कैप ये निकाल सकते हैं, ये रहा। इसमें डिनोट थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया गया, इस आर पे एरो है और ये वाला है, मतलब आर कैप की जगह हम लोग फॉर्मूला में ये रख सकते हैं। तो वही फोर्स के फॉर्मूला में यहाँ पे आर कैप से गुना किया, ठीक है भाई। गुना करने के बाद इसके जगह हम लोग ये रख देंगे, इसके जगह। तो फिर मतलब आप लोग को ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लेना है, और फिर जब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में आर कैप की जगह हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और फिर फोर्स डायरेक्शन के साथ हम लोग को मिल जाएगा। सिंपल सिंपल सा काम था, ठीक है। अब देखते हैं सम रिमार्क्स ऑन इक्वेशन 1.3 आर रेलेवेंट। Equation 1.3 is valid for any sign of q1 and q2 whether positive or negative. If q1 and q2 are of the same sign, F21 is along R cap 21, which denotes repulsion, as it should be for like charges. If q1 and q2 are positive sign, F21 is along minus R21, which denotes attraction, as expected for unlike charge. हाँ, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे नहीं निकालेंगे। जैसे फोर्स का मान लेते कोई वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग Q1 Q2 देख लेंगे। अगर Q1 Q2 का साइन सेम है तो हम लोग बोल देंगे रिपल्शन है भाई, और Q1 Q2 का साइन अलग है तो बोल देंगे अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस झंझट में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। इट शुड बी, ठीक है। इफ़ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, F21 इज अलॉन्ग माइनस आर, ठीक है। इक्वेशन 1.3 टेक्स केयर ऑफ बोथ केसेस करेक्टली। हाँ, ये वैसे टेक केयर कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस Q1 रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। द फोर्स F12 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1.3 बाय सिंपलिंग इंटरचेंजिंग 1 and 2। हाँ, मतलब फोर्स ऑन 1 2 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 2 1, मतलब कि
अगर यहाँ पे Q है, अगर यहाँ पे Q है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसीलिए F12 इज माइनस ऑफ F21, सिंपल। थस कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ से एग्री कर रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट पेयर आ गए, देखो आ गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। तो ये जो है वो वैक्यूम में हम लोग को फोर्स दे रहा है। इफ़ द चार्जेस आर प्लेन इन मैटर और द इंटरवेनिंग स्पेस हैज़ अ मैटर, मतलब अगर चार्ज किसी मैटर में प्लेस्ड है, जैसे पानी में है या फिर हवा में है, द सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, तो उसमें मैटर का भी इफेक्ट आएगा। वी शैल कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मैटर इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैटर में जब ये सब सिचुएशन आएगी तो क्या होगा। फिर ये एक एग्जांपल है, आप लोग को ये पढ़ना है खुद से। नेक्स्ट, अब है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब बहुत सारे चार्जेस के बीच में फोर्स, तो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके एक चीज़, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो भी है, ठीक है। The mutual electric force between two charges is given by Coulomb's law. How to calculate the force on a charge where there are not one but several charges around? अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्जेस, तो कैसे फोर्स निकालेंगे? Consider a system of n stationary charges Q1, Q2, Q3, Qn तक in vacuum. तो हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3 डॉट 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 Qn। क्या हम लोग को निकालना है, मतलब Q1 पे फोर्स निकालना है बाकी सारे चार्जेस के कारण। कूलम्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, कूलम्स लॉ इनफ नहीं है इसको आंसर करने के लिए। रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल ऑरिजिन एड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज द सेम ट्रू फॉर फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन। देखो इसमें तो पूछ लिया क्वेश्चन, लेकिन ऑफ कोर्स सेम होगा भाई, क्योंकि जब फोर्स वेक्टर है और वेक्टर का हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड होता है। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या मैग्नेटिक हो या कैसा भी फोर्स हो, वो तो भाई ऐड होना ही है, क्योंकि वो तो है वेक्टर, ठीक है। Experimentally, it is verified that the force on any charge due to the number of other charges is the vector sum of all forces on that charge due to the other charges taken one at a time. वही बात है, the individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This termed as the principle of superposition. तो ये था कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुनने में बहुत फैंसी सा वर्ड लगता है, लेकिन ये कुछ मतलब ये कुछ फैंसी टाइप है नहीं, जितना इसको ओवर रेटेड कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओवर रेटेड टर्म हो गया। सिंपल है भाई, Q1 पे Q2 के कारण मान लेते हैं F1 फोर्स है, फिर दूसरा के कारण मान लेते हैं F2 है, फिर F3 है, F4 है, तो सबको सिंपली ऐड कर देना है बस। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, consider a system of three charges Q1, Q2, Q3 as shown in other charges as shown in figure 1.8a। तो ये दिया हुआ है फिगर, ये ऑरिजिन है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q3 है। द फोर्स ऑन वन चार्ज से Q1, तो Q1 पे फोर्स निकालना है, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। ठीक है, say Q1 due to two other charges Q2, Q3 can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges। तो Q3 के कारण फोर्स इधर, Q2 के कारण फोर्स इधर, तो इनका वेक्टर ले लिया गया, वेक्टर सम। कुछ भारी तो था नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है।
Thus, if the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12, F12 is given by equation 1.3 even though other charges are present. तो F12 सिंपली वही हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और सेम वे में F13 हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर लो वेक्टर सम करके, which again is Coulomb force on Q1 due to Q3 even though their charge Q2 is present. मतलब ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है ओवरऑल कि दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा एक फोर्स पे। मतलब अगर हम 1 और 3 के बीच में फोर्स लिख रहे हैं तो उसमें 2 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। Thus the total force F1 on Q1 due to charges Q2 Q3 is given as this vector sum, ये पूरा, ठीक है। The above calculation of force can be generalized to a system of charges more than 3 as shown in figure 1.8b. तो इसको हम लोग मतलब more than 3 more than 4 मतलब बहुत सारे फोर्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइजेशन के बाद ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला क्या है, ये तो मतलब दे दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐड होता है, तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ तक तो एकदम बेसिक सिंपल चीज़ें थी, कुछ इतना भारी भरकम चीज़ आया नहीं है। इस सब एग्जाम्पल आप लोग खुद पढ़िए, इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो सीरीज़ मैं बनाऊँगा इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग ने मतलब इस लेक्चर में हम लोग ने कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन, ये सब पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सब पढ़ लिया। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक वाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय।